ये वीडियो आपके लिए सचमुच हेल्पफुल है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड हैं और आप ये जानते होंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं किसी बुक में भी जनरली हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही तैयार करने होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हम किस तरह से सोचकर आंसर दें कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है आपके पास में, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से या फिर उन दोनों की हेल्प से कौन से कंक्लूजन सही होंगे ये आपसे पूछा गया है। अब देखो पहले वाले में यहाँ फ्रूट लिखा है और यहाँ फ्लावर लिखा है। फ्रूट ये रहा, फ्लावर ये रहा, मुझे इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और सेकंड वाले में देखो ट्री लिखा है और फ्लावर लिखा है, तो ट्री और फ्लावर तो मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले में ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या मैं ट्री से फ्लावर की तरफ इसे पढ़ सकता हूँ सम के साथ? तो हाँ, हमने ये सीखा है कि हम ऑल वाले स्टेटमेंट को पीछे से सम के साथ में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये तो सही है। अब फर्स्ट के लिए मुझे करना होगा कंबाइन, तो कंबाइन करने के लिए ट्री से ट्री कट भी जाएगा क्योंकि इसके साथ में क्या है यहाँ पर नो, इसलिए नो वाला स्टेटमेंट उसको कट कर देगा। तो अब यहाँ से फ्लावर में और फ्रूट में जितने भी निगेटिव बनेंगे वो सारे सही होंगे। इसका मतलब फर्स्ट वाला भी सही है। तो इसका जो हम आंसर मार्क करेंगे वो सी मार्क करेंगे कि बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप हिंदी में ना सॉल्व करके इंग्लिश में सॉल्व करो, क्योंकि इसे देखते ही अगर आंसर मार्क करना है तो आपको इसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं कि ये किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर कुछ वीडियोज़ मैंने दिए हैं, उन्हें देखकर आप इस मेथड को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है और अक्सर वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, तो उसमें कहा गया है कि डॉक्टर, माताएं और महिलाओं के लिए आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो देखो आप इसे ऐसे सोचो, माताएं जितनी भी होंगी वो सारी की सारी महिलाएं होंगी ना, तो आप इसको सबसे पहले ऐसे बनाओगे, जो अंदर वाला सर्कल है वो बताता है माताओं को और जो बाहर वाला सर्कल है वो बताता है महिलाओं को। और आपको पता है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो माताएं होंगी और कुछ डॉक्टर्स महिलाएं होंगी, तो इसका मतलब इन दोनों को कट करता हुआ एक सर्कल हमें बनाना पड़ेगा। और ऐसा हमें कौन सा वेन डायग्राम दिख रहा है? ऑप्शन बी। तो बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो भी वेन डायग्राम का है। आपको एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि बताओ इस वेन डायग्राम के लिए इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखो हम यहाँ से ना ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। जैसे पहले वाले में कहा है कि पशु, कीड़े और नर, तो आपको पता है कि कुछ नर कीड़े होंगे और कुछ पशु कीड़े होंगे। इसका मतलब यहाँ पर दोनों आपस में सर्कल इस तरह के तो कटेंगे, और अगर ऐसे कटेंगे तो आपको पता है कि ये वाला तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर आप दूसरे को देखो, देश, राज्य और जिले, तो आपको ये पता है कि जिले कहाँ होंगे? राज्य में, और राज्य किस में होगा? देश में। तो इसके लिए ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी को भी देखो, इसमें कहा गया है कि पशु, नर और मादा, मतलब ऐसे मान के चलो कि कुछ पशु नर होंगे और कुछ पशु मादा होंगे, तो हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से ये वाला भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास एक ही बचता है, सी ऑप्शन। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप सी विकल्प मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ के आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, इन्हें आप ध्यान से समझना। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि कथन दी हैं और धारणाएं। अब देखो धारणाएं लिखे हो यहाँ पर या फिर लिखा हो पूर्व धारणाएं, वो सेम ही क्वेश्चन होता है। लॉजिकल रीजनिंग में इनके लिए हमें बहुत ध्यान से अपना आंसर देना होता है। जैसे इसमें देखो कहा गया है कि एक प्रमुख संस्थान ने कक्षा 12 में गणित का पाठ्यक्रम हटा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है, अगर पूर्व धारणाओं की या धारणाओं की बात आती है तो आपको ये सोचना है कि हमने क्या सोचकर ये निर्णय लिया होगा। मतलब ब्रेन में सोची गई जो बात है वो हमारी धारणाएं हैं और फिर जो हमने बोला है वो हमारा कथन है। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने, जो प्रमुख संस्थान है, उन्होंने क्लास 12th में से गणित का पाठ्यक्रम क्यों हटाया होगा, मतलब उन्होंने क्या सोचकर हटाया होगा, वो आपका आंसर यहाँ से मिलेगा। अब देखो इसमें कहा है कि छात्र अब गणित में पहले से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। भाई जब पाठ्यक्रम हटा दिया तो अंक कहाँ से आएंगे? इसका मतलब ये तो गलत है। फिर सेकंड देखो, यह छात्रों पर गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। ये बात हमारी सही है। भाई हमने मैथमेटिक्स को हटाया है तो उसके लिए एक ऐसा ठोस रीज़न चाहिए जो इंसान ने सोचकर वो निर्णय लिया होगा।
तो इसका मतलब पाठ्यक्रम हटाने से पहले हमने क्या सोचा होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये बच्चों को परेशान कर रही है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो बर्डन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि केवल धारणा सेकंड जो है वो अंतर्निहित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, तो देखो ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा है लगभग। यहाँ पर कथन दिया है और क्रियाविधि दी है। अब यहाँ देखो क्या कहा गया है कि भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक पद्धति से पढ़ाते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो शिक्षक है ना, जो पुराने मेथड्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और शिक्षण की आधुनिक पद्धति से अवगत नहीं है। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते जा रहे हैं उससे हम फेमिलियर नहीं हैं। इसलिए क्या चीज़ इससे हम कॉन्क्लूज़न निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया कि अगर हम इस चीज़ को सोचते हैं तो क्रियाविधि का मतलब है कि इसको करेक्ट करने के लिए हमें कौन से निर्णय लेने चाहिए। मतलब अब हम क्या करें जिससे कि ये समस्या जो है हमारी सुलझ जाए। तो देखो पहले वाले में क्या लिखा है कि शिक्षकों को शिक्षण पद्धति बदलने के लिए उनका ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए। मतलब उनको गाइड किया जाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि भाई आप जो पुराने मेथड्स हैं ना उनको इम्प्रूव करो और इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मेथड्स उनको बताए जाएँ। तो ज़ाहिर सी बात है ये क्रियाविधि बिल्कुल सही है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि अब हम मॉडर्न टेक्निक्स से बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। अब देखो सेकंड को, उसमें कहा है जो शिक्षक आधुनिक पद्धति से पढ़ाते हैं उनके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। देखो जो हमारा कथन है ना, उस कथन में वेतन का कोई जिक्र नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो शिक्षक हैं उनको वेतन जो मिलता है वो पद्धति यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है, मेथड्स यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि उनके एक तरीके से सर्वाइवल के लिए मिलता है। तो शिक्षक तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही क्लास के अंदर एक टीचर जो है वो बेटर पढ़ा रहा है, मतलब अलग टेक्निक्स से पढ़ा रहा है, और दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल पुराने मेथड्स यूज़ कर रहा है, बट पढ़ा तो वो भी रहा है ना। तो इसलिए दूसरा वाला गलत होगा, क्योंकि पढ़ाने से और मेथड्स यूज़ करने से वेतन का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल फर्स्ट जो है वो अनुसरण करती है यहाँ पर क्रियाविधि, तो इसलिए फर्स्ट करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, तो उसमें ये कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। मतलब ऐसे मानो कि ए का बी से जो रेशियो है वो कितना है। अगर बी 1 साल का है तो ए जो होगा वो 3 साल का होगा। अब इसके बाद में कहा है कि 4 वर्ष पहले, यहाँ से अगर मैं पीछे चला जाऊँ 4 साल तो -4 ईयर्स कर देंगे। तो यहाँ पर कहा है कि सी और ए की एज में जो रेशियो था, सी की आयु ए से 2 गुनी थी। मतलब ए अगर 1 साल का है तो सी 2 साल का होगा। और फिर कहा है 4 वर्ष बाद, मतलब अब से 4 साल बाद अगर हम चले जाएँ तो ए जो है, ए की एज कितनी हो जाएगी, 31 साल हो जाएगी। तो आपसे कहा गया है कि बी और सी की वर्तमान आयु का योग बताइए। मतलब इस वाले पॉइंट पर हमें फाइंड करना है कि बी और सी की जो एज है उसका सम कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सोचो, यहाँ पर ए की एज दे रखी है 31 साल, तो 31 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो यहाँ वर्तमान की एज आ जाएगी। तो इसलिए मैंने 31 से माइनस कर दिया 4, तो कितना मिला 27। मतलब यहाँ पर 27 ईयर्स का है कौन, ए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 यूनिट हैं ये 27 के बराबर हैं। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 9 के। अब 1 यूनिट जैसे ही मुझे यहाँ पर मिला और ए जो है वो मुझे दे रखा है यहाँ पर कितना, 27 साल का। तो आप ये देखो कि यहाँ पर मैं 27 इसमें भी तो देखूंगा जब अब से 4 साल पहले जाएंगे तो आप ये कहो कि 27 से मैंने 4 साल और माइनस कर दिए, तो यहाँ से कितने बचे, 23। तो इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर 23 साल का था, ठीक है। तो इससे मैं सी की एज निकाल सकता हूँ। तो 23 का जैसे ही मैं डबल करूँगा तो 46 साल किसकी एज आ जाएगी, सी की। और ये कब की एज है, अब से 4 साल पहले की। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान के लिए हम इसमें प्लस कर देंगे 4 साल। तो आप देखो 46 में अगर मैं 4 साल प्लस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 50 साल। मतलब सी की एज मैंने निकाल ली 50 ईयर्स है, और प्लस बी की एज कितनी है वो हम पहले निकाल चुके हैं, 9 साल। तो इसमें 9 प्लस कर देंगे तो 50 और 9 प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 59। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था कि जो बी और सी की आयु का योग है वो कितना है, 59 ईयर्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ये कथन और निष्कर्ष का है। अगेन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट होते हैं ये। फिर से देखिए इसको किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा भी उन्होंने की है। तो आप ये देखो कि इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला।
सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखो, ध्यान देने की आवश्यकता है तभी तो वो निर्णय ले रही है। इसका मतलब वो गरीब किसानों के उत्थान के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि किसानों पर क्या बीत रही है, किसानों की क्या स्थिति है। इसका मतलब ये तो सही है। फिर इसके बाद में सेकंड को देखिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई लाभ घोषित नहीं किए गए हैं। देखो, ऐसा ना कहीं पर भी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको स्टेटमेंट ही ध्यान में रखना होता है कि स्टेटमेंट में जो बातें बोली गई हैं उसके लिए हम सोच सकते हैं, और अगर उससे कुछ भी डाइवर्ट हो रहा है तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, या ऐसे मान के चलो कि वो गलत होगा। तो इसलिए फिलहाल इसका पहला वाला सही है। तो हम इसका आंसर क्या मार्क करेंगे कि कथन केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो अनुसरण करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ध्यान से सुनो। इसमें कहा है कि तेजी से निर्णय लेने में अगर आपको जल्दी से डिसीजन लेना है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सहायक है? कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करती है? तो इसमें आंकड़े हैं, या फिर सारणी सारणी बनी हुई है, या फिर आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन है, या फिर आरोही क्रम के आंकड़े लिखे हुए हैं। तो देखो, आपने देखा होगा कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ को एकदम से देखकर बताना है, तो एक तो ये इस तरह से ग्राफ बने हुए होते हैं। जैसे ऐसे मान के चलो कि ये ग्राफ बना हुआ है ना? इस तरह से और इस तरह से। मैंने कहा कि ये जो है जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है। लेट अस सपोज़ ये सन 2000 में है, ये 2001 में है, ये 2002 में है और ये 2003 में है। तो अगर आपसे पूछा जाए जल्दी से कि आप बताओ कि कौन से वर्ष में, इन 4 वर्षों में से कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी? तो आप तुरंत इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, है ना? ऐसे ही पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे करके बने हुए होते हैं इस तरह से, और आपसे कहा जाता है कि मान के चलो कि हम जो है ऐसे मान के चलो कि आप अपनी सैलरी को खर्च कर रहे हो, तो 78% जो है आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, 20% फूड पे खर्च कर रहे हो, ठीक है? 1% अन्य एक्सपेंसेस पर। इस तरीके से ये 100% का एक चार्ट बनाकर दे दिया जाए, और फिर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि आप जो हो एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहे हो, तो आप तुरंत एकदम बता सकते हो कि भाई 78 सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इसी पे खर्च हो रहा है। तो आप हमेशा कहना कि जो आलेख का प्रदर्शन किया हुआ है उससे हम निर्णय बहुत जल्दी ले सकते हैं, या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो भी होगी उसे देखकर हम तुरंत बता सकते हैं, जिसके अंदर आपके पाई चार्ट आ सकते हैं या फिर ये बार ग्राफ आ सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखो 69 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक के साथ निर्णय लेने की शुरुआत होती है? मतलब आप डिसीजन अगर ले रहे हैं तो किस प्रकार से सोचकर डिसीजन लेंगे, या फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो देखो, जब तक आपको समस्या का पता ना हो तब तक आप किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले समस्या को जानें। तो यहाँ पर कहा है कि किसी समस्या को पहचानना। जैसे ही आप किसी समस्या को पहचानते हैं तुरंत आप निर्णय ले सकते हैं, इसलिए इसका जो सी विकल्प है वो सही आंसर होगा। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 70 भी। देखो, इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कई विकल्प हैं और उसे सबसे प्रभावी विकल्प चुनना है तो उसे किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? मतलब ऐसे मान के चलो कि आपके पास 4 विकल्प हैं और उनमें से आपको किसी एक को चुनना है, तो आप किस आधार पर चुनेंगे? आपका जो बेस है वो क्या होना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत पसंद, मतलब आपको पर्टिकुलर आप उसे पसंद कर रहे हैं इसलिए आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर तार्किक तर्क, या फिर कोई चयन आपका याद किया हुआ, है ना? या फिर आप उसका किस सिर्फ़ गैस करेंगे, अनुमान लगाएँगे। तो देखो, इन सब में जो सबसे बेटर ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन है। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मान के चलो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? एक हो गया आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, एक पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एक बीडीओ पटवारी का हो गया और एक हो गया यूके पीसीएस का। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कौन-सा एग्ज़ाम आप सेलेक्ट करेंगे इन चारों में से? तो आप ऐसे ही कह दो कि भई मुझे जो है यूके पीसीएस का एग्ज़ाम पसंद है तो मैं उसे सेलेक्ट करूँ। नहीं, आपके पास एक बेहतर तर्क ज़रूर होना चाहिए। आप क्यों किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी फ़ील्ड को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक पुख्ता आपके पास जब तक वो नहीं होगा कि हाँ भई मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ, तो तब तक उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो तर्क है ना, वो मज़बूत होना चाहिए। तो इसलिए हम इसका जो सही आंसर मार्क करेंगे वो बी ऑप्शन होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, तो उसमें कहा है कि क्या भारत में विद्यालय शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, मतलब जो एजुकेशन है उसको फ्री कर दिया जाए। तो देखो तर्क, अब यहाँ पर सुनो, जब कभी हम स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि किसी ने हाँ करके आंसर दिया है या ना करके आंसर दिया है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसके तर्क में दम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है कि हाँ, इसको हम मुफ्त कर दें, साक्षरता का स्तर सुधारने के लिए यह एकमात्र उपाय है। अब देखो जब कभी ये वर्ड आ जाए ना एकमात्र, तो समझ जाओ किसी भी चीज़ का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप ढूँढ कर बैठोगे कि किसी काम के लिए आपके पास केवल एकमात्र ही रास्ता है ना, कि अब जो है सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव आपके पास ज़रूर बचेगा हर परिस्थिति में। तो इसलिए जब कभी भी आपको तर्क के अंदर एकमात्र चीज़ दिखे ना, तो आप समझ जाना कि वो गलत होगा। भले ही उसमें कुछ भी कहा हो उसने, एकमात्र रास्ता किसी चीज़ का नहीं होता है ना? और सेकंड देखो इसने कहा है कि नहीं भई ऐसा मत करो, राजकोष पर भारी बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? मतलब और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, तो ये बात सही है बिल्कुल। जो राजकोष है उसमें से बाकी कामों के अलावा हम अगर इस काम पर भी खर्च करेंगे ज़्यादा, क्योंकि सारी शिक्षा फ्री करने का मतलब ये है कि फिर बर्डन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के लिए, तो इसलिए ये गलत होगा। तो हम कहेंगे केवल सेकंड जो है वो प्रबल है, फर्स्ट वाला तो गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कथन और तर्क, फिर से तर्क आ गए। इसमें कहा है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर होता है। एकल परिवार का मतलब है सिर्फ एक फैमिली, और संयुक्त परिवार का मतलब है जैसे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, और फूफा हो गए और मामा हो गए, ये मतलब कई सारी फैमिलियाँ एक साथ कंबाइन होकर रह रही हैं। तो कंबाइन वाली फैमिली बेटर है या फिर सिंगल फैमिली बेटर है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप तर्क देखो यहाँ पर, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं काम के बोझ को कम करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई देखो बहुत सारे लोग अगर आपके घर में होंगे ना, तो सिक्योरिटी अच्छी रहेगी आपकी, और प्लस जो काम है ना वो आपस में बँट जाएगा, तो सब पर थोड़ा-थोड़ा काम पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर फैमिली कंबाइन रहती है तो हम इस तरह से रहेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड देखो उसमें कहा है कि हाँ भई ये बात है, बेहतर है, क्योंकि एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जब आप एक सिंगल फैमिली में रहते हैं ना, तो आपको स्वतंत्रता भी ज़्यादा होती है, रोक-टोक नहीं होती है, और प्लस बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप महिलाओं के केस में देखें तो ये चीज़ सही आपको साबित लगेगी, क्योंकि जैसे कई सारी महिलाओं को जैसे पर्दा प्रथा चलती थी पहले से, तो उसमें क्या कहा जाएगा जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो अप एक मतलब खुल के काम नहीं कर पाएगी, पर्दे में रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो मतलब ये बात भी है कि हाँ, एकल परिवार जो है अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अगर सिंगल फैमिली रह रह रही है, तो वो अपने तरीके से अपने कामों को करेंगे। इसका मतलब ये दोनों ही जो तर्क है ना प्रबल हैं। तो हम ये कहेंगे कि पहला और दूसरा दोनों प्रबल हैं। इसका मतलब डी विकल्प जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद देखिए 73 को, तो देखो ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है, कथन और कार्यवाही। आपको पता करना है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यदि यात्री रेलगाड़ी के 10 कोच पटरी से उतर गए हैं तथा दोनों पटरियों को अवरुद्ध कर दिया है, मतलब जो ट्रैक है उस पे से ट्रेन उतर गई है, जिसकी वजह से अब वहाँ से यातायात तुरंत बंद कर दिया है। तो आप देखो क्या कार्यवाही होनी चाहिए, कि रेलवे अधिकारियों को रेलवे पटरियों को साफ करने के लिए तुरंत कर्मियों एवं उपकरणों को भेजना चाहिए। तो सही बात है, तुरंत से उन्हें भेज दो ताकि जल्दी से जो वाहन हैं, सारे लोग यात्री अपने घर पहुँच जाएँ, और जो लोग वहाँ पर दिक्कत में हैं उनको मेडिकल सपोर्ट मिल सके। तो ये सही बात है। दूसरे को देखो, दोनों दिशाओं से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को अन्य मार्ग पर मोड़ना चाहिए। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पर ट्रैक टूट गया है, अगर हम वहाँ से ही जाने देंगे तो दूसरा हादसा भी हो सकता है। इसलिए तुरंत से हमें क्या करना चाहिए कि जो बाकी आने वाली ट्रेन है, उनके लिए तुरंत नया रास्ता हम डाइवर्ट कर दें उनको। तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, तो उसमें ये कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धि का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? मतलब जो फीलिंग्स हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? तो आप कहोगे कि रिश्ते जो हैं ना वो भावनाओं में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है?
तो इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 75 को, तो 75 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भावनात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो इसके लिए डी आंसर हो जाएगा। जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम डी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए 76 को, तो उसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण आलोचनात्मक चिंतन का होता है। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म जो है वो खुली मानसिकता के कॉन्टेक्ट में रहेगा, मतलब खुली मानसिकता इसका सही आंसर होगा। सी विकल्प आप इसमें मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, तो उसमें कहा गया है कि आपके सहपाठी ने आपको आपके कार्यालय में की गई कुछ गलतियों और कमियों से अवगत कराया है। मतलब जो आपका कलीग है, जो आपके साथ है, उसने आपको बताया कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, ये मिस्टेक कर रहे हो। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप तुरंत अपना आपा खो बैठेंगे, भाई आप गुस्सा हो जाएँगे उससे कि बताओ मेरी चीज़ों में कमियाँ निकाल रहा है ये, तो ये तो गलत होगा। आपको पछतावा होगा, मतलब आप कहोगे अबे यार मुझसे ये चीज़ गलत हो गई, तो ये भी गलत है। पछतावा होने से क्या फ़ायदा है? अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए पछताने से बेटर ये है कि आप उसको इम्प्रूव कर लें या तो, और इम्प्रूव अगर नहीं हो रहा है तो मूव ऑन कर लें, आगे बढ़ जाएँ, है ना? क्योंकि अगर उसी में फँसे रहेंगे तो फिर आप और चीज़ों को नहीं सँभाल पाएँगे। फिर कहा गया है कि आप अपना आपा खो बैठेंगे, ये वाला क्यों गलत हो जाएगा? अगर आप गुस्से में आते हैं तो भी आप नुकसान कर लेंगे, हो सकता है कार्यालय में मारपीट हो जाए, या फिर हो सकता है आपकी दोस्ती टूट जाए, सहपाठी है वो, ठीक है? फिर एक और चीज़ है कि आप हँसेंगे और अनदेखा कर देंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे भई, जो गलती आपसे हो गई उसको इम्प्रूव तो करना चाहिए ना, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो आपको उठाने पड़ेंगे। और फिर कहा है कि आप उनके बहुत आभारी होंगे, बिल्कुल, आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि यार ठीक है, तुमने मेरी गलती बताई है, मैं अब इसको इम्प्रूव कर लूँगा। तो इसका मतलब सी विकल्प जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इन वाले क्वेश्चंस के लिए ना आपको विशेष करके कौन-सी चीज़ें ध्यान रखनी है, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आपको सोशली सोचना पड़ेगा कि आप जैसे सोसाइटी सोच रही है ना, वैसे आप सोचकर उसके आंसर्स देंगे, ठीक है? और प्लस आप सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच सकते। हमेशा कई बार ऐसा होता है कि भई मैं कर दूँगा ऐसे, नहीं, क्योंकि आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं एक ऑफ़िस में, है ना? तो आपको ऑफ़िस के फ़ेवर में बातचीत करनी होगी। इसके बाद देखिए 78 को, तो उसमें कहा है असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन आपको दिया है, सही विकल्प चुनने के लिए बोला गया है। कहा है कि भारत में जनता स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो ये सही बात है। आपको पता है कि इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद में आप सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट जो शासन करेगा, और फिर कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र है, तो ये बात भी है। भारत लोकतंत्र है इसीलिए तो वोट देने का अधिकार आपको है। तो इसका मतलब इसके दोनों सही हैं और ये सही कारण भी डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है कि ए जो है और आर जो है असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और साथ ही साथ रीज़न जो है वो असर्शन को सही-सही एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ए विकल्प सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, तो 79 भी असर्शन एंड रीज़न का है, तो आपसे कहा गया है कि कथन ए जो है वो आर दिए गए विकल्प को आप चुनिए। अब देखो इसमें कहा है कि शिमला जो है वो दिल्ली से ज़्यादा ठंडा है, तो देखो जैसे-जैसे हम हिल्स पर जाते रहते हैं वैसे-वैसे टेम्परेचर हमारा डाउन होता जाएगा। तो दिल्ली जो है मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी और शिमला हिल्स में चला जाएगा, तो इसलिए ये बात तो सही है। फिर सेकंड कहा है दिल्ली की तुलना में शिमला ऊँचाई पर अवस्थित है, तो देखो यही बात आ गई ना, ऊँचाई जैसे ही ज़्यादा हम ऊँचाई पर जाएँगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और वो सही रीज़न को भी एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो कि इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपसे कहा गया है कि असर्शन और रीज़न है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, मतलब ये दोनों अलग-अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। और फिर आगे कहा गया है कि न्यायपालिका सरकार की सहायता करती है तथा इसकी नीतियों के कार्यान्वयन में मदद करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट है वो सही से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर वो सही से काम कर रही है तो ठीक है, और अगर कुछ गलत होता है तो उस पर उसे सज़ा सुनाने और उस पर निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम इसका जो सही आंसर मार्क करेंगे कि असर्शन तो सही है बट रीज़न जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसके बाद में आ जाता है खंड सेकंड जो कि हिंदी का है, और फिर अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने ये पहला सेट कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चंस थे,
और ये वाला जो पार्ट है इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज पढ़े हुए सभी क्वेश्चंस में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले दोनों ही एग्जाम जो हैं आपके वीडियो का भी और यूके पीसीएस का भी, उन दोनों के लिए आप इसको तैयार करें, ये आपके सिलेबस में ही आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।